हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अपना गुरुकुल। आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कूलम्स लॉ। जैसे कि आपने टेंथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, ओम्स लॉ जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था। तो ऐसे ही जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो है कूलम्स लॉ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनेंगे। अगर आप ये समझोगे तो इसके ऊपर अगले जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है। हम्म। इसके मान लो यहाँ पे दो चार्जेस है, एक है Q1 और एक है Q2। ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। तो ये अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 Q2 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और Q2 Q1 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों सेम होने की वजह से इनमें जो फोर्स है वो रिपल्सिव है। तो इसकी खासियत खुसूसियत अगर समझेंगे तो फोर्स, आराम आराम से पढ़ेंगे, तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसको कैसे लिखते हैं सिंबॉलिकली? एफ इज प्रोपोर्शनल टू, अगर इसको स्मॉल लेटर्स में डिनोट कर लो, Q1 Q2। एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। दूसरा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन them, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन them। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है। तो इन दोनों को जब क्लब करेंगे, इन दोनों को जब क्लब करोगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। तो यहीं तक रहे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम बाद में हटाएंगे, अब इसको और थोड़ा समझो। अब ये जो फोर्स लगा रहा है Q1 Q2 पे और Q2 Q1 पे, अगर आप ध्यान से देखो, Q2 पे फोर्स है टुवर्ड्स राइट, Q1 पे फोर्स है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है, क्या हम ये नहीं बोल सकते क्या ये ऑपोजिट है? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, इस डायग्राम को दोबारा से लिख लो। ये है Q1 और ये है Q2। Q1 पे मान लो फोर्स ऐसे है, Q2 पे फोर्स ऐसे है। अभी भी तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो है। लेकिन लेकिन ये डायग्राम बिल्कुल गलत है। Q1 अगर रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा, परपेंडिकुलर नहीं करेगा। Q2 Q1 पे रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा, ना कि इस डायरेक्शन में। यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट कहना सही नहीं है। ठीक है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हैं, लेकिन दे एक्ट दे एक्ट along the line joining the charges। तो जो लाइन इनको जॉइन कर रही है, इसी लाइन के थ्रू वो फोर्स एक्ट होगा। देखो ऐसे। ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
is a central force. और एक पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसी वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड सो ऑन। इस वाले पे अब चर्चा होगी। ध्यान से देखो, जो इक्वेशन हमें मिला, F proportional to Q1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक, हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 10th से 9th से 11th में भी पढ़ा, जब ए सिंबल हटेगा इक्वल्स आएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो लेटर है, ये जो साइन है, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, कुछ भी पढ़ लो। तो एप्सिलॉन नॉट, जो फोर्स की जो वैल्यू आ रही है फाइनली, दैट इज एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं कुछ और लॉ लेके मैं आपको समझाता हूं, जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, इससे पहले समझ ही लो, क्योंकि अच्छे से समझने के लिए समझ ही लो। तीन सिस्टम लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, एक कंटेनर, एक कंटेनर जिसमें 1000 लीटर पानी। दूसरा कंटेनर, सर्कल ही तो ले लें, हाँ ठीक है। अब देखो, पहला सिस्टम है जिसमें पहले कंटेनर में 1000 लीटर पानी, दूसरे में 800 लीटर। यहाँ पे 1000 लीटर पानी, यहाँ पे 500 लीटर। यहाँ पे 1000 लीटर पानी, यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, तो पानी जो सबसे ज्यादा फ्लो होगा या सबसे तेज फ्लो होगा कौन से वाले सिस्टम में, तो अगर फिजिक्स की जानकारी नहीं है तब भी कॉमन सेंस आपका बोलेगा कि यहाँ। अब इसके पीछे की फिजिक्स समझो। तो इन दोनों कंटेनर्स में जो डिफरेंस था 200 लीटर का था, यहाँ पे 500 लीटर का और यहाँ पे 1000 लीटर का। तो ये जो डिफरेंस है इसको करंट की भाषा में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि V से डिनोट करते हैं। तो जितना ज्यादा इनमें डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पानी फ्लो होगा। पानी को करंट से समझो, या करंट और पानी ऑलमोस्ट सिमिलर वे में हम समझ सकते हैं। जितना ज्यादा ये डिफरेंस है उतना ज्यादा पानी फ्लो, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो। तो इसको लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे ये कांस्टेंट हटेगा, R आएगा, विच इज V इक्वल्स आर आई। R को इक्वेट करोगे V बाई आई। यहां तक रख लो, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। एक सिस्टम लो, यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, है ना। P1 I1, ठीक है। मान लो V1 है 1 एम्पियर, और V1 जब 1 एम्पियर है तो मैं बोल रहा हूँ कि करंट, सॉरी, V1 1 वोल्ट है तो करंट है 1 एम्पियर। अब आपको बताना है कि जब वोल्टेज 2 होगा करंट कितना होगा, ऑब्वियसली 2 एम्पियर। जब ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 3 एम्पियर। समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या, ये 1 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 1 गुना बढ़ेगा, ये दुगना है तो ये भी दुगना, ये तिगना है तो ये भी तिगना। तो और एक सिस्टम ले लो, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे V2 और I2। यहाँ पे वोल्टेज अगर 2 है तब करंट 1 एम्पियर है, ये मैं डिफाइन कर रहा हूं। आपको बोलना है जब ये 4 वोल्ट होगा कितना करंट आएगा, 2। जब ये 6 वोल्ट होगा ये कितना आएगा, 3। ठीक है।
अब दोनों जगह पे R कैलकुलेट करो। R इज इक्वल्स टू V बाई आई, दैट इज 1/1। तो R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1। तो यहाँ पे R अगर आप कैलकुलेट करोगे V बाई आई, तो V बाई आई क्या होगा? 2/1 या 4/2। तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 2। तो ये R वो चीज बता रहा है। क्या बता रहा है? यहाँ पे वोल्टेज 1 गुना बढ़ेगा तब करंट 1 गुना बढ़ रहा है, 1 गुना। यहाँ पे वोल्टेज दुगना होगा तब करंट 1 गुना बढ़ेगा। तो ये जो किस प्रोपोर्शन में वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये तय कर रहा है आर, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है। तो हमारे केस में जो फोर्स आ रहा था वो क्या था? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को आप या वैक्यूम कंसिडर करो या एयर कंसिडर करो, दोनों बराबर है। अब परमिटिविटी तो आप परमिटिविटी तो सुन रहे हो कि, लेकिन इसका हमें डेफिनेशन कुछ वैल्यू मालूम नहीं है। तो जो ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू हम कंसिडर करेंगे दैट इज 9 × 10⁻⁹ जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू क्या है? 8.854 × 10⁻⁻12 कुछ यूनिट है। अब इसकी यूनिट निकालना है। यूनिट रट्टा मारने की जरूरत नहीं, यूनिट निकालो। फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये जो फोर्स है इसका यूनिट है न्यूटन। 1 और 4 और पाई का कोई यूनिट नहीं है, 1/एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रख लो। Q1 का यूनिट कूलम है, चार्ज Q2 का भी कूलम है, ये बन गया कूलम स्क्वायर। रेडियस मतलब लेंथ मतलब मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या? सी स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर स्लैश एन एम स्क्वायर, या फिर सी स्क्वायर एन राइज टू -1 या एम राइज टू -2। आपकी मर्जी, आपको जैसे लिखना है लिख लो। तो बेसिकली न्यूटन का है परमिटिव यूनिट क्या है परमिटिविटी का? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो बात होगी यूनिट की। अब परमिटिविटी समझना है उससे पहले और एक टर्म समझो, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर एक कॉन्सेप्ट समझो। जो सिस्टम था ना हमारा Q1, ये वाला Q2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था? R। ठीक। जो फोर्स आ रहा था वो फोर्स कितना था? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, ये जो पूरा सिस्टम है इसको हमने उठा के डाल दिया पानी में। अब फोर्स कैलकुलेट करें। जब एयर में था फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये पानी में रहेगा तो एक दिक्कत क्या है, ये जो Q1 पहले सिर्फ Q2 पे फोर्स लगा रहा था, अब वो इसके आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इन पे भी तो फोर्स लगाएगा। और प्रॉपर्टीज में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमने एक चीज पढ़ी है कि जैसे मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है प्लस माइनस जिसमें चार्ज साथ में है, उसके साथ हमने प्लस क्यू लगा दिया, तो ये प्लस क्यू क्या करेगा? ये प्लस क्यू क्या करेगा? नेगेटिव को अपने पास, पॉजिटिव को अपने से दूर करेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। मतलब इसके पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे ही ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे रहेंगे आसपास। तो इसका नेगेटिव पोल अपनी तरफ, पॉजिटिव दूर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है। तो ऐसे ही और एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा जिसका नेगेटिव अपनी तरफ, पॉजिटिव दूर जाएगा। तो ऐसे ही नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर,
तो नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो ये चीजें क्या कर रही हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के पोल्स क्रिएट कर रहा है। तो कितने पोल्स हैं, दो, दो पोल को बोलते हैं डाई, तो इनको बोलते हैं डाईपोल। तो Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा था वो फोर्स अभी कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत फोर्स ये वाटर मॉलिक्यूल्स में डाईपोल्स क्रिएट करने के लिए कर रहा है। जो नया फोर्स आएगा, जो नया फोर्स आ रहा है, एफ डैश से मैं डिनोट करता हूं, विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो था ये फ्री स्पेस के लिए था, ये तो वाटर मीडियम है, इसके लिए हम m से डिनोट करेंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो एप्सिलॉन m है, ये परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। और हर मीडियम को हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। मान लो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, सबकी सैलरी हमें बतानी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अदर। मान लो सिर्फ पहले की सैलरी हमें पता चल गई कि 1000, और दूसरे की बोल रहे हैं कि पहले वाले से आधी है, तो पता चल जाएगा कि 500 है। और तीसरे आदमी की है दुगनी, तो पता चल जाएगा कि 2000 है। डायरेक्टली तो नहीं बोल रहे, लेकिन रिलेटिव सैलरी बोल रहे हैं। तो ऐसे ही हम ये टर्म यहां पे डिफाइन करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव, नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही ले लो, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो ये क्या दे रहा है, ये रेशो दे रहा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, that is epsilon m, divided by permittivity of vacuum और free space। ठीक है, तो ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट ही पहले लिख लो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है पानी के लिए, ये कितनी है, 81। जब पूरे चीजें एक बार खत्म हो जाएंगे तो पूरा पिक्चर आपको क्लियरली समझ में आएगा। जो एफ डैश था ना बेटा, ये कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम था, Q1 Q2/r²। ये जो एप्सिलॉन एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2/r²। ये हो गया एफ डैश। जो फ्री स्पेस में एफ था वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन आर की वैल्यू पाने के लिए 81, ये याद रख के चलो। अब हम लोग एक छोटा सा रेशो निकालेंगे, एफ डैश बाई एफ। फिर ऐसे निकालो, एफ बाई एफ डैश, कैसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। व्हाट इज एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। एफ डैश क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2/r²। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2/r², Q1 Q2/r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एफ बाई एफ डैश इज इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, एप्सिलॉन आर। तो एफ डैश, एफ डैश इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, एफ बाई एप्सिलॉन आर, या फिर बोल सकते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एफ डैश। मतलब बात समझ में आ रही होगी आपको धीरे धीरे। ये वैल्यू 80 है, मतलब क्या, जो फोर्स पानी में था उसको 81 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फोर्स आएगा उतना फोर्स एयर में होगा। मतलब पानी में डाइपोल्स की वजह से फोर्स कम हो रहा है।
ठीक है। हाँ, तो आखिरी चीज जो परमिटिविटी के बारे में हम लोग इतना बोल रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता क्या है, ये कर क्या रहा है? एफ था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैथ से समझो ये डिनोमिनेटर में है, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा वैसे वैसे आंसर घटेगा। ठीक है, मतलब परमिटिविटी वो चीज है जिसके इंक्रीज होने से फोर्स जो है वो कंप्लीटली डिक्रीज हो जाएगा। परमिटिविटी समथिंग, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट डिसाइड्स हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द अदर बॉडी इन द मीडियम। ठीक है। हाँ, अगर यही वाला सिस्टम हम पानी की जगह मेटल में रखें, मेटल में तो कयामत के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब इनफिनिट डाइपोल्स बनेंगे। अगर इनफिनिट डाइपोल्स बनेंगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी? इनफिनिट होगी। तो हमने पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ डैश, या फिर एफ डैश को क्या लिख सकते हैं? एफ बाई, ये एप्सिलॉन आर है, बाई एप्सिलॉन आर। अगर मेटल्स के लिए कंसिडर करोगे, एप्सिलॉन आर इज इनफाइनाइट, एनीथिंग बाई इंफिनिटी इज जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। इसीलिए कि डाइपोल्स इस तरह से खुद को एडजस्ट करते हैं कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर सकें। यही रीजन था कि कंडक्टर्स में हम जो भी चार्जेस दे रहे थे वो सिर्फ सरफेस पे रिसाइड कर रहे थे। ठीक है, अंदर नहीं जा रहे थे, सिर्फ सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक, तो एक बार रिवाइज कर लो ध्यान से, क्या क्या हमने किया था। एक तो था फोर्स इन फ्री स्पेस, क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स इन अ मीडियम क्या था? एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, सॉरी ये एप्सिलॉन एम बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन एम को हमने डिफाइन किया था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। तो जो एफ डैश अभी आएगा वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एफ डैश। मतलब एयर में फोर्स ज्यादा है, वाटर में फोर्स कम, और मेटल केसेस में फोर्स जीरो, क्योंकि यहाँ पे परमिटिविटी की वैल्यू कम है, यहाँ पे परमिटिविटी वैल्यू की थोड़ी ज्यादा, यहाँ पे परमिटिविटी की वैल्यू ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, रिलेटिव परमिटिविटी। So that's it for the day. If you have any doubts, do let us know in the comment section. Next class में हम लोग पढ़ेंगे Coulomb's law in a vector form and superposition principle. उसके बाद और दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो see you people in the next video. Till then, keep learning, keep exploring. Have a great day ahead. All the very best for your future. Allah Hafiz.